नाज़रीन आदाब, आज बहुत अहम मौजू लेकर आपके रूबरू हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आइंदा इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो तमाम सियासी जमातों की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। बयानबाजी का सिलसिला जारी है और हम ये भी देखते हैं कि इस हवाले से जिस अंदाज के बयान सामने आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं एक तशवीश का माहौल भी पैदा हो रहा है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि वो इशूज़, वो तमाम मसाइल भी अब सामने लाए जा रहे हैं जिनकी फिल वक्त ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही थी। आज के इस मुज़ाकरे में या यूँ कहे कि मबाहिस में हमारे साथ बहुत अहम लोग जुड़े हुए हैं और जिनमें बड़ा अहम नाम जनाब डॉक्टर सलमान खालिद साहब का है। दूसरा अहम नाम जनाब सुरेंद्र नाथ जी का है, जो कि राष्ट्रीय लोक दल की बड़ी मोतबर नुमाइंदगी करते रहे हैं। जनाब शुएब एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़े हैं और चंद ही लम्हों में एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं जनाब डॉक्टर सलमान खालिद साहब की तरफ, जो कि बहुत गहरा सियासी शऊर भी रखते हैं, मिली मसाइल पर भी आपकी नज़र है, एक बहुत अहम समाजी कारकुन भी हैं और सियासी जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर भी आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो शुएब साहब, पहले तो आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि जो शोर आ रहा है उसको ज़रा खामोश करा दीजिएगा अपने पीछे से। और सलमान साहब, आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा मंजरनामा है सियासत के हवाले से वो तब्दील हो रहा है और कुछ सियासी अनासिर, शरपसंद अनासिर, जाहिर है उन्हीं बुनियादों पर बात करने लगे हैं जिनसे बड़ा नुकसान हुआ है, समाजी तफहीम के रास्ते हमवार हुए हैं और कहीं ना कहीं फिरका परस्ती को फरोग मिला है। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? सलमान खालिद साहब, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान खालिद साहब, आपकी आवाज आ नहीं रही है। आपको सवाल फिर से करना पड़ेगा तारिक भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज आ रही। तो सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सलमान भाई अपना आप जरा मोबाइल चेक कर लीजिएगा। शुएब साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। तो डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ देख लीजिए। हाँ जी, आ रही है आप लोगों की आवाज। अब आ रही है सर। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो सियासी सूरत हाल तब्दील की जा रही है उसके हवाले से कुछ लोग तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। आपका मानना क्या है? आखिर क्या वाकई इलेक्शन उन बुनियादों की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है जहाँ से समाजी तफहीम के रास्ते हमवार होते हैं और फिर वोट बैंक इकट्ठा किया जाता है? क्या कहना चाहते हैं? तारिक भाई, शुक्रिया आपको हमें बुलाया। और मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ हमारी मौजूदा सियासी सियासी पार्टीज हैं और उसमें जो एक बड़ी पार्टी है भी है, वो हमेशा वोट बैंक में इस तरह की राजनीति और मजहबी राजनीति डॉक्टर साहब की आवाज साफ नहीं आ रही। मजहबी राजनीति के डॉक्टर साहब आपकी आवाज डॉक्टर साहब थोड़ी सी कुछ डिस्टरबेंस है, थोड़ा एक दफा मोबाइल अपना आप चेक करेंगे बराए करम। तो सुरेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, जो डबल इंजन की सरकारें जो चल रही हैं, इन्होंने अब तक विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया है। इनका विकास केवल भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान ये कहकर के हर चुनाव में वोटों का पोलराइजेशन करना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश का ये हुआ है कि आपस में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी इन्होंने। इसमें जरूर ये कामयाब हुए हैं। इनका शायद आंतरिक एजेंडा विकास का यही रहा हो कि नफरत की दीवारें जितनी जल्दी खड़ी हो जाए, जितनी अच्छी खड़ी हो जाए, तो वो विकास उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब भी जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वोटों का पोलराइजेशन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए। और तारिक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस टॉपिक को रखा है। सबसे खास और अहम बात तो ये है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। तो कम वाली पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन को डराया जा रहा है, ये पोलराइजेशन का तरीका है।
विचित्रता तो इस बात में दिखाई पड़ रही है कि आखिर ज्यादा लोगों को कम लोगों से डरा करके वोट लिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सियासी तरीका है और वो इसी तरीके में अब तक कामयाब होते रहे हैं, इसलिए आगे भी उनकी इच्छा यही है कि हम इसी तरह कामयाबी शायद हासिल कर ले जाएं। लेकिन 2024 इनके हाथ में नहीं है, वो निश्चित रूप से विपक्ष का ही नुमाइंदा कोई आगे बढ़ करके आएगा जिसका नेतृत्व में देश चलेगा। देखिए, हमारे साथ जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि बहुत अहम मेहमान जनाब बदरुद्दोजा नकवी साहब भी जुड़ गए हैं। फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज हैं आप, सियासी उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से काम करते रहे हैं। नकवी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। देखिए, ये जो सूरत हाल है तब्दील हुई है और इस सूरत हाल के ताल्लुक से नकवी साहब ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि जो कुछ शरपसंद अनासिर हैं या यूं कहें कुछ बहुत जिम्मेदार सियासी अनासिर भी, वो आने वाले इलेक्शन के पेश नजर फिर वही माहौल बनाने के ख्वाहिशमंद है जिसकी बुनियाद पर वोट बैंक की तकसीम को यकीनी बनाया जाता रहा है। आप क्या महसूस करते हैं नकवी साहब? देखिए, ऐसा है कि जो बात सही है, ये बात तो सही है कि कुछ लोग मजहब की आलाकार बना के फिर से पावर में आना चाहते हैं और इलेक्शन जीतना चाहते हैं। कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमको कुछ और अंडरकरेंट देखनी होंगी जो चल रही है हमारी सोसाइटी में। एक अम्बेडकर मूवमेंट चल रहा है, एक मंडल मूवमेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं बिहार के अंदर क्या हो रहा है। बिहार के अंदर रामचरितमानस के स्टेटमेंट देने के बाद वो मिनिस्टर अड़ा हुआ है कि चलिए बात कर ली जाए इस पर, ये सही है, अपनी बात को से वो वापस नहीं है, और उनके सपोर्ट में हजारों लोग निकल पड़े। तो ये जो हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट एक करंट है, अम्बेडकराइट करंट है, एक मंडलाइट करंट है, और कमंडल में मंडल छुपा हुआ है। भाई आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद यूपी के इलेक्शन में सेकुलर फोर्सेस इलेक्शन जीती। ये एक फैक्ट है जिसको हम हिस्ट्री से कभी भुला नहीं सकते, और हिंदुस्तान के लोगों ने साबित किया कि मेजोरिटी यहाँ आज भी सेकुलरिज्म है और सेकुलर है। ये और बात है कि कारपोरेट वर्ल्ड मीडिया जो है वो बहुत बड़ा साथ हो गया है, गठजोड़ हो गया है एक तरह से। उससे चीजें हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। आप देख रहे हैं राहुल यात्रा को कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को, लोग ये समझ रहे हैं, लोग रियलाइज कर रहे हैं। दरिया को अपनी मौज की तुगयानी से काम, दरिया को अपनी मौज की तुगयानी से काम, कश्ती किसी की पार हुए दरमियान रहे। वक्त का धारा चलता रहता है, वक्त अपने हिसाब से चलता है तारिफ साहब, और जो कुछ भी, मैं तो पॉजिटिव हूँ। कम से कम मुझे एक उम्मीद ये है कि ये लोग कुछ कर लें। ये जीतेंगे नहीं 2024 जो है, शायद यहाँ इनको घर वापसी होगी जहाँ से चले थे और वही वापस पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब बड़े दावेदारी की कर दी है नकवी साहब ने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ नकवी साहब ने बयान जारी कर दिया। डॉक्टर साहब, आप क्या महसूस करते हैं? सलमान खालिद साहब क्या कहना चाहते हैं? और मेरी आवाज आ रही तारिक भाई? जी सलमान खालिद साहब, बड़ी अहम बात कही है नकवी साहब ने, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नकवी साहब ने जो बात कही है, अल्लाह करे बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि ये जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, जिस तरह से ये मजहबी नफरत की सियासत करती है, अफसोस उस वक्त होता है जब दूसरी पार्टी जो अपने आप को ये कहती हैं कि वो सेकुलर पार्टीज है, वो इनके ट्रैप में फंसने लगती हैं, और उनके ट्रैप में फंस के उन पार्टीज की वजह से पोलराइजेशन होने लगता है। तो अगर जो और सेकुलर पार्टीज हैं वो अगर इस पार्टी की ट्रैप में ना फंसे और ट्रैप में ना आने की वजह से अगर वो अपने जिस तरह से एक सही लाइन पर अपने काम करती रहे, तो ये पार्टी कभी भी बरसरे इक़्तिदार नहीं आ पाएगी। नकवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है तो बची हुई जो पार्टीज हैं वो अपनी लाइन को क्लियर रखें, अपने उसूल और ज़वाबित जो उन्होंने बना रखे हैं उसको क्लियर रखें, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शुएब साहब, एक समाजी कारकुन की हैसियत से आपकी क्या, आपका इजहार ख्याल किस अंदाज से करेंगे? आप क्या सोच है आपकी, क्या कुछ फरमाना चाहते हैं शुएब साहब? देखिए सर, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं दो समुदाय में बिखरे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है कहने की, बिल्कुल हकीकत है, हर बच्चा जानता है। और सर आप देखिए कि जिस मुल्क पे भी हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब, और यही अंग्रेजों ने भी मजहब का सहारा लिया और हमारे मुल्क में 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो इस तरह चंद पार्टियां भी हैं जो मजहब का सहारा लेती हैं। मजहब का सहारा चाहे सेंट्रल हुकूमत में हो चाहे स्टेट हुकूमत में हो, वो उससे मुल्क पीछे जाता है, या आप कहीं पर भी देख लें। और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा सर
कि इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल होता है। कि मीडिया भी आप देखिए, कुछ कुछ चैनल पे आप देखिए कि हर वक्त यही बहस होती रहती है, जो बेरोजगारी का आलम है उस पर नजर नहीं पड़ती है। और आप देखिए सर, जहां तक ये लोग कह रहे हैं मजहब की बात बिल्कुल ठीक है, आप देखिए, आप इत्तेहाद आपने कहा, जितनी चंद पार्टियां हैं, अभी राहुल गांधी जी यूपी के दौरे पर थे तो उसमें अखिलेश जी ने कहा मैं शरीक नहीं होऊंगा। तो आप देखिए, आप खुद भी इत्तेहाद में नहीं है। जितनी जो स्टेट की लेवल पार्टियां हैं वो अपने वजूद बचाने के लिए सेंट्रल की बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ नहीं आ रही हैं। तो अगर आप कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, जो आवाम की खिदमत करेगा, आवाम के मसाइल को देखेगा, वो मंजर-आम पे आना चाहिए। लेकिन आपके लिए इसका तोड़ है कहाँ? हर पार्टियां जो है अपना वजूद बचा रही है, कह रही कि मुझे अपना बचना है, कोई इक़्तिदार में आ नहीं रहा है। ठीक है, और देखिए, ठीक है देख शोएब लेंगे साहब, आपकी आपके पास पार्टी भी, दोबारा मैं कहते दोबारा हैं आऊंगा शाम मैं, होने दीजिए। जी, दोबारा आऊंगा जी। शोएब साहब आपके पास में। सुरेंद्र जी, ये जो पूरा मंजरनामा है, इसमें अकलियतों की क्या भूमिका देखते हैं आप, क्या अहमियत महसूस करते हैं, और क्या ऐसी हिकमत अमली, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि एक खूबसूरत हिंदुस्तान की तामीर, जमहूरी कदरें हमारी वापस आए, हमारा जो एक संवैधानिक पूरा एक रूप है वो निखर कर सामने आए? क्या कहना चाहेंगे त्रिवेदी जी? देखिए तारिक साहब, सबसे खास बात तो यह है कि एक गुलदस्ते में जब विभिन्न रंगों के फूल होते हैं तभी गुलदस्ता खूबसूरत होता है। हमारा भारत, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब रंगों के फूल जब गुलदस्ते में लगेंगे तभी गुलदस्ता खूबसूरत होगा और हिंदुस्तान की खूबसूरती बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस खूबसूरती को कम किया है, निश्चित रूप से कम किया है। आज जरूरत एक बात की है तारिक साहब, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, नकवी साहब के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि पूरी जनता में एक चीज के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है कि कबीर विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे और नीरू जुलाहे ने पाला था। रसखान जी, सैयद इब्राहिम जिनका नाम था, वो शिया मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण के भक्त उनसे बड़े कोई नहीं हुए। ताज नाम की कवियत्री सुन्नी मुसलमान थी, वो भी कृष्ण की कवि जो है भक्त हुई। तो इस तरह से एक तो ये चीज बताने की आवश्यकता है ताकि हिंदू और मुस्लिम में एकता हो सके, और दूसरी चीज जो खास सबसे बड़ी, कि जो विभिन्न मजहबों के लोग और विभिन्न पार्टियों के लोग किसी धर्म के नाम पर कोई अपनी आवाज भारतीय जनता पार्टी को सौंप देते हैं, जिसका वो मखौल उड़ा करके और फायदा लेते हैं कि इन्होंने जो है राम की तौहीन की या इन्होंने कृष्ण की तौहीन की या कुछ भी। तो उस पे भी बचने की आवश्यकता है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना माहौल ना बना सके। देखिए, भारतीय जनता हमारे पार्टी अपना माहौल ना बना सके सुरेंद्र जी, लेकिन बड़ा अहम सवाल इसमें देखिए ये भी आता है कि जो बात आपने फरमाई कि इस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन देखिए एक बात बहुत वाज़ेह है कि इस सिमत में जो कोशिशें हुई हैं वो अक़लियती तबके की जानिब से बहुत हुई हैं। हमेशा इत्तेहाद की बात, गुज़िश्ता हम पिछले अगर 10 साल का मंजरनामा देखें तो बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन जैसा रेस्पॉन्स बड़े समुदाय से मिलता था, हमें अक्सरियत से मिलता था, हमारे बिरादरान वतन से मिलता था, हिंदू भाइयों से मिलता था, वो रेस्पॉन्स इस बात में कम मिलने को और देखने को आया है। तो सलमान खालिद साहब, बड़ी अहम जमातों से आप जुड़े हुए हैं, जाहिर है कि कई सियासी जमातों से और कई मजहबी जमातों से आपका ताल्लुक है, बिलखुसूस जमातुल उलमा की बड़ी जिम्मेदारी आपने कबूल कर रखी है। तो क्या कुछ मजमा नजर मौजूद अब इस वक्त सामने आ रहा है जमीयत का, और आप जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि इन पहलुओं पर नजर रखने की जरूरत है, तो क्या वाकई इन पर काम हो रहा है या क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की जानिब से अपनाई जा रही है? जमीयतुल उलमा का हमेशा से अपना एक उसूल रहा है और वो इत्तेहाद की बात करती है, वो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो एक हिंदुस्तान की बात करती है। हमेशा जमीयतुल उलमा पिछले 25-30 साल से, जब से इन्होंने जहर फैलना शुरू किया, जमीयतुल उलमा उस जहर को काटने की कर रही है। जी, सलमान साहब बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, उससे कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। जी सलमान साहब फरमाइए, कुछ फरमा रहे थे आप। कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा आगे निकल रहे हैं। हम इस कोशिश में, हम इस सोच में हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को, न सिर्फ सारे हिंदुस्तानियों को मिला करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके मजहब फैलाना। नकवी साहब, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने फरमाया, तो क्या वाकई इस अंदाज की कोशिशें अब आप देखते हैं कि रंग लाएंगी, या मतलब इस अंदाज की कोशिशों में किस अंदाज से बिरादरान वतन को बड़े
तबके को या हमारे हिंदू भाइयों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बगैर एक बड़े समुदाय की शमूलियत के कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इस अंदाज की तहरीक जिसका जिक्र जनाब सुरेंद्र साहब फरमा रहे थे। देखिए बात बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी इंटेलेक्चुअल बात हो रही है। बात आई कबीर की, तो मैं ये कहता चलूं कि हमारा हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल मजहब है वो सूफिज्म है, जो हिंदुइज्म और इस्लाम के खलत मलत से पैदा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर अफ़वत भी है, जिसके अंदर मसावत भी है और जिसके अंदर इंसानियत भी है। अगर काश हम लोग इसी तरह सोचें तो चीजें निकल सकती हैं, सही हो सकती हैं। ये बात सही है कि कोशिशें अलग अलग तरीके की है। एक पार्टी को मजा मिल गया है शर फैला के, नफरत फैला के इलेक्शन जीतने का, ये थोड़ा बड़ा मसला हो गया। यहाँ इलेक्शन जीतना और हारना बड़ा मैटर करता है, उसको हम कैसे जीते। अच्छा, मैं तारीख ये बताती है कि जो नफरत का मैसेज है वो स्ट्रांग है। दुनिया में जो मूवमेंट चले हैं उनकी बुनियाद नफरत रही, चाहे वो कम्युनिज्म हो या जो आप देखें तिलक तराजू और तलवार, ये अम्बेडकराइट मूवमेंट भी चला, ये भी इसमें। अच्छा, और भाई इस्लामिक इनकलाब के तौर पर आया तो वो बराबरी का एक इस्लाम ने बिल्कुल सोसाइटी के अंदर एक इनकलाब पैदा कर दिया, सब बराबर है, सब बराबर है। इस्लाम जो एज ए टूल है, जो इक्वलिटी का मैसेज है वो स्ट्रांग है, इससे आगे हम चीजें देखने लगते हैं। मैं एक बात अकलियत के लोगों से कहूंगा, मुसलमानों से कहूंगा, हमारे पास कोई सियासी नारा नहीं है तारिक कमर साहब, एक ही नारा है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। वही मजहबी नारा है, वही सियासी नारा है। यहाँ हमारे अकलियत को नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचना होगा। मैं चाहता हूँ अकलियत नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचे। क्यों हम लोग किसान आंदोलन में शामिल नहीं होते? किसान आंदोलन में हमको शामिल होना चाहिए तारिक साहब, मेरी अपील है सारे लोगों से। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सलमान नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए आप इस बात में। सलमान खालिद साहब, आपका कनेक्शन थोड़ा लूज हुआ था, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नफी साहब जो बात कह रहे हैं एकदम सही है कि हमें किसान आंदोलन क्या बल्कि हिंदुस्तान के हर उस प्रॉब्लम में हमें शरीक होना चाहिए, हर उस मसले में हमें शरीक होना चाहिए जो मसला हिंदुस्तानियों का होता है। जिस मसले पर हमें सेकुलरिज्म की खुशबू आ रही हो, हमें हर उस जगह शरीक होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि नारे लगा लेने से, या अभी पिछले इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश का हुआ उसमें अक़लियतों ने जिस तरह से भरपूर एक तरफ एक मुश्त वोट दिया, उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसके बावजूद हार हुई, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, उस पर नजर रखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा हमें कि हम अगर उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियती तबका अगर सिर्फ पूरा का पूरा भी एक तरफ चला जाता है तो भी उससे कोई मसला बहुत अच्छी बात कही आपने। सलमान साहब बंगाल में जीते थे, सलमान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने। हम बंगाल में जीते थे, वहां 35% मुस्लिम थे, यहाँ 18% थे, यहाँ हार गए। बंगाल में जीत गए, यूपी में हार गए। ये है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस पर नहीं बात बहुत अहम है। डॉक्टर साहब की बात की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जाता। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जो सलमान साहब ने बात कही है उसकी बड़ी अहमियत है, आप क्या फरमाना चाहते हैं? देखिए, सलमान साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि हमारे समाज के और लोग, ऐसे लोग जो समाज के ज्यादा हिस्से से जुड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या इसी तरह से वकील का तबका है, वकालत करने वाले लोग हैं। इनको जरूरत इस बात की है कि समाज में ऐसी बातें फैलाएं कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं। हिंदू और मुस्लिम एक साथ जब मिलेंगे तभी भारत तरक्की पे जाएगा। इन तत्वों की जरूरत है, इनके सहयोग की जरूरत है। और देखिए भाई साहब, जैसे अभी बिहार की बात आपने रखी थी कि रामचरितमानस पे कुछ कह दिया, तो रामचरितमानस पर मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं से टुकड़ा पकड़ न ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चीज भूल चुकी है कि राम राज में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीती थी। आपकी पार्टी का क्या मतलब रहेगा सुरेंद्र जी? आपकी पार्टी कहां पर स्टैंड करती है और आने वाले इलेक्शन की पेश नजर क्या मतमय नजर है आपकी पार्टी का? क्या कुछ मौक़िफ़ लाए हैं सामने आप? हमारी पार्टी किसी जाति या मजहब की राजनीति न करके किसानों की राजनीति करती है, और हर जाति का आदमी किसान है, हर मजहब का आदमी किसान है। तो अभी जैसा नकवी साहब ने कहा कि किसानों में क्यों शामिल होना चाहिए, सारे लोग किसान हैं। हमारी पार्टी किसानों के साथ है और हर उस
शख्स के साथ है जो भारत को तरक्की पे ले जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है सलमान साहब त्रिवेदी जी। तो क्या देखिए, जब जब ये देखा गया है कि अक़लियती वोट एक तरफ गया है तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली बकौल आपके, तो आइंदा इलेक्शन में क्या कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और आप क्या सोचते हैं सलमान साहब, किस अंदाज से वोटिंग होनी चाहिए? वोटिंग का तो जहां तक मसला है, अक़लियतों को, जो हमारे अक़लियत हैं, जब वो एक तरफ जाने की कोशिश करते हैं और नारे लगा के एक तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी खूबसूरती से पोलराइजेशन कर देती है, बड़ी खूबसूरती से दो तबकों को अलग अलग कर देती है। हमको बहुत ही स्ट्रेटफुली स्ट्रेटेजी के साथ हमें ये शो करना है कि हम किसी के साथ नहीं है, हम उसके साथ हैं जो तरक्की की बात करेगा, जो भुखमरी की बात करेगा, जो इस तरह की बात करेगा कि महंगाई कम करेगा, हम उसके साथ हैं। जो ये बात करेगा कि हम मुसलमानों के साथ हैं, जो ये बात करेगा हम हिंदू के साथ हैं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके साथ जाएंगे। बहुत अहम बात है शुएब साहब, आप मतदाता जागरूक संघ से भी जुड़े रहे हैं और जाहिर है कि मतदाता जागरूक संघ ने लोगों को बेदार करने में बड़ा काम किया है। तो किस अंदाज की अब कारगुजारियां की जा रही हैं, क्या तहरीकात आपके संघ की जानिब से चलाई जा रही हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि आप मुझे बहुत रुक रुक कर मौका दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब किसी ने एक लाइन खींच दी है तो आप उस लाइन को मिटाने ना रहे, आप बड़ी लाइन खींच दें। मोहब्बत हो, जंग हो या सियासत हो, इसको पाने के लिए हर आदमी दूसरे के लिए तो बात करता है, लेकिन जब अपने पड़ती है तो वो हर मंजिल को पार कर देता है। आप किसी एक पार्टी को अगर टारगेट लेंगे तो वो तो निखरती रहेगी, आप खुद बिखर जाएंगे। आप देखिए जो मुल्क के हालात है, ये हकीकत है, बदतर से बदतर हालात हैं। हमने क्या किया? हम कहीं पर इत्तेहाद है? नहीं इत्तेहाद है। आप बताइए, जो इस वक्त निकाह चुनाव चल रहे थे उसमें तरह तरह से लोग जो वहां पे सभासद मौजूद थे, उनके खिलाफ मैं अपने ही लोग खड़ा कर रहा था कि वो हार जाए। आप बताइए, जो भी यहाँ की पार्टी, दो चार पार्टियां हैं, उन्होंने समुदाय, खास मुस्लिम समुदाय के लिए मंदिर आम पे आके क्या बात करी? कोई बात नहीं करी। आप इत्तेहाद लाने की बात करते हैं, इत्तेहाद आप ला ही नहीं सकते, आप में वो गट्टी नहीं है। ये जो पार्टी है इक़्तिदार में मौजूद है, देखिए तारिक साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कभी कभी होता है ना कि फोटा सिक्का भी कहीं चल जाता है। आप देखिए, बेसिकली ये है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हम खुद एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आप अपने को इत्तेहाद ले आइए, आपके बाद लोग खुद खींच के आ जाएंगे। हमने एक पार्टी को मौका दिया कि हम बिखरे हुए हैं, दोस्तों को तरीके से आ रहा था, उन्होंने जो है एक मौका देखा। किस अंदाज से देख रहे हैं नकवी साहब, कौन सी हिकमत अमली वजह की जानी चाहिए कि देखिए ये तो इत्तेहाद है या नहीं है, या माजी में यह हुआ, आइंदा यह हो सकता है, वो तो अलग बात है, लेकिन देखिए जो दानिश्वर तबका है, जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मंसूबे होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग होती है जिसकी बुनियाद पर बेहतर नताइज की उम्मीद हम लगा सकते हैं। नकवी साहब, कई ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, प्रेशर ग्रुप भी हैं, सामाजिक ग्रुप भी हैं, तो क्या कुछ आप देखते हैं किस अंदाज की हिकमत अमली वजह की जा रही है, या किस तरफ लोगों को रुझानात जा रहे हैं लोगों के कि हम ये कह सके हाँ ये नजरिया ज्यादा बेहतर है, अगर इस पर अमल किया जाए तो एक खूबसूरत मुल्क की तामीर में आप भी ताउन अपना दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है तारिक साहब, अभी बात कर रहे थे हमारे छोटे भाई कि भाई ये पंचायत इलेक्शन और नगर पालिका इलेक्शन, ये तो देखिए ये छोटा एक तस्वीर है समाज की, मुल्क की, इसको बड़े उस पैराए में नहीं देखना चाहिए। सवाल ये है कि हम इस मुल्क के अंदर कौन सा थॉट रखते हैं, कौन सा विचार रखते हैं, क्या फिक्र रखते हैं, क्या विजन रखते हैं। जो देखिए राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कहा कि हम बात कर रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, हमें एक अल्टरनेटिव विजन पर काम करना होगा कि वो कौन सा विजन होगा, उसके अंदर सोशलिज्म होगा, उसके अंदर सेकुलरिज्म होगा, उसके अंदर गरीबों को, बेरोजगारों को, कमजोरों को। देखिए सबसे बड़ा मसला यह है हिंदुस्तान के अंदर, जो कंट्रोल कर रही ताकतें वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल कर रही हैं। हमको ऐसी ताकतों को पावर में लाना है जो एक बड़े गरीब के लिए, कमजोर के लिए भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखे, उसको मौका मिले। आज मैं मजदूर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब आप ये समझ लीजिए कि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। बहुत बड़ा क्राइसिस है। मैंने एडमिशन अपने बेटे का 1.5 करोड़ रुपया 3 साल में एमएस करेगा। ये बताइए कि कितने लोग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? कितने वो ऐसे डॉक्टर्स समाज में पैदा हो जाएंगे तो वो मरीज का क्या हाल करेंगे? ये बड़े बड़े इश्यूज बन रहे हैं। हमको बिल्कुल सिंसियरली ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है सियासत में, उस पार्टी को पावर में लाना है सेंटर में। अगर हम बात करें 2024 की, कि जो इन ताकतों को हरा पाए
और हमें सिंसियर लोगों को, ईमानदार लोगों के साथ देना है, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम अगर पर्सनल इंटरेस्ट में सोचेंगे कि हमारा भैया चेयरमैन हो जाए, हमारा भाई एमएलए एमपी हो जाए, ये सब नहीं, हमें बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना है। अगर हम सही सोचेंगे तो उसके नतीजे सही आएंगे। एक पार्टी को वोट दिया, ठीक है, हार हो गई, डेमोक्रेसी में हार जीत चलती रहती है, हर 5-7 बाद इलेक्शन होते हैं। सुरेंद्र जी से एक सवाल करना चाहता हूँ नकवी साहब, बहुत अहम बात आपने की। सुरेंद्र जी ये बताइए कि तमाम सियासी जमातों ने एकजुट होकर बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश की गुज़िश्ता इलेक्शन में, जाहिर है, लेकिन नताइज जो थे बहुत खुशाइन नहीं थे, और कहीं ना कहीं ये भी महसूस हुआ कि ये जो पूरा एक इत्तेहाद कायम हुआ, सियासी इत्तेहाद, इसके बड़े नुकसानात सामने आए और इसका सबसे बड़ा खमियाजा सबसे बड़ी अक़लियत को यानी मुसलमानों को भुगतना पड़ा। तो देखिए होता क्या है कि जब सियासी इत्तेहाद की कोशिशें की जाती हैं तो उसमें शरीक भले ही कुछ लोग हो जाएं, लेकिन जब उसके नुकसानात होते हैं तो ये महसूस किया जा रहा है, आपने भी देखा होगा कि एक मखसूस तबके के नुकसानात हो जाते हैं। कैसे बचा जाएगा इस सूरत हाल से, त्रिवेदी जी? देखिए, मैंने आपको बता दिया अभी इससे पहले भी कि जो अपनी आवाज समाज के लोगों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस बात में सोचना पड़ेगा कि वो ऐसी बात कुछ ना बोलें जिससे कि पोलराइजेशन बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को पोलराइजेशन करने का मौका आपके द्वारा मिल जाए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाने की जरूरत है। ये चीज नहीं, कोई बोलता नहीं है, आपकी तरफ से ही बातें आती है। ये तो जबरदस्ती एक मुस्लिम समुदाय पर इल्जाम हमेशा लगाता है। मुस्लिम समुदाय कुछ बोलता तो बता दे, कोई नहीं बोलता है। मैं माफी चाहूंगा, मैं मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे शुएब साहब, मैं मुस्लिम समुदाय पर नहीं कुछ कह रहा हूँ। आप जो भी बात मौजूद है, मैं मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुओं में भी अभी रामचरित मानस में अगर कोई बोला है तो वो हिंदू है। क्या है कि जब नुकसानात जो होते हैं वो जो है एक समुदाय का जो होता है, आचार के पर्दे में किससे मुखातिब है सब जान गए उनको, क्यों नाम दिया जाए। तो आप देखिए कोई मामले होते हैं भैया, आप एक समुदाय को अलग करके बात कर रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मैं पहले हिंदुस्तान हूँ, मैं अच्छी बात कर रहे हैं। मैं बात भारत की कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं बात किसी एक समुदाय या एक धर्म या एक जाति की नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सारी पार्टियों में सारी जातियों के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हर एक को बोलते समय ये जरूर सोचना चाहिए कि वो ऐसी बात कोई न बोले जिसको भारतीय जनता पार्टी उठा करके वो बॉर्डर खड़ा करके पोलराइजेशन कराए। इस बात की आवश्यकता है और निश्चित रूप से आवश्यकता है। डॉक्टर सलमान, हम अभी आप देखिए, सुरेंद्र जी एक मिनट। डॉक्टर सलमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ। क्या कुछ स्ट्रेटेजी जमीयत के पास है डॉक्टर साहब? बस आखिरी सवाल आपसे, और बस इसी सवाल के जवाब में मैं नकवी साहब तक पहुंचते पहुंचते गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। जल्दी से बता दें जरा, क्या कोई स्ट्रेटेजी है खास? भाई आपकी आवाज साफ नहीं आई है मुझे। जमीयत के पास आइंदा इलेक्शन के पेश नजर कोई खास स्ट्रेटेजी? जमीयत के पास खास स्ट्रेटेजी हमेशा जो रहती है वो इस बार भी है। हम हमेशा बात करेंगे। डॉक्टर साहब का कनेक्शन जो है इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा है। नकवी साहब क्या कुछ महसूस करते हैं, बता दें जरा जल्दी से फटाफट। ये लड़ाई जो है अब सीधी किसान की वर्सेस कारपोरेट होनी है। या तो हमें कारपोरेट का साथ देना है हिंदुस्तान में, या हमें किसान मजदूर कमजोर का साथ देना है। ये लड़ाई बिल्कुल सीधी है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और मैं नहीं समझता हमें या तो इस ग्रुप में जाना है या उधर जाना है। जो हम सही समझेंगे वो करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब का कनेक्शन में थोड़ी सी आज प्रॉब्लम जरूर रही है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आइंदा ये दुश्वारी भी नहीं सामने आएगी और आप लोगों को एक बार फिर एक खास मौजू पर जरूर गुफ्तगू का मौका फराहम किया जाएगा, जहमत दी जाएगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा कीमती वक्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।